Hello everyone, welcome to chemistry classes. So we are already done with these three electron displacement effects. और मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है इनसे हमें आइडिया मिलता है रिएक्शन सेंटर्स का कि रिएक्शन आखिरकार मॉलिक्यूल की किस साइड पे होगी। और जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट देखा था, हमने बताया था कि जो हमारे पास दीज इफेक्ट्स दीज आर परमानेंट, ये मॉलिक्यूल में इनबिल्ट होते हैं, ये किसी भी अटैकिंग रिएजेंट के ऐड करवाने से नहीं होते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ये टेम्पररी इफेक्ट है एंड इट ऑकर्स इन प्रेजेंस। जब भी हम कोई अटैकिंग रिएजेंट ऐड करवाते हैं तो उसी के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल में क्या होता है, समहाउ एक पोलरिटी जनरेट होती है, उससे हमें पता चलता है रिएक्शन सेंटर्स के बारे में, और हम ये कह सकते हैं ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली इफेक्ट दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, वर्ड से हमें पता चलता है हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि इट्स समहाउ काइंड ऑफ ए कॉन्जुगेशन, काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन। अब हाइपर क्यों बोला गया है? देखो, नॉर्मली जो हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है, जो हमने रेजोनेंस पढ़ी थी, रेजोनेंस में हमने देखा था रेजोनेंस में हमने क्या देखा था, जो भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल लेते हैं से फॉर एग्जांपल, और जो हमारे पास जब भी रेजोनेंस होती है, या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं कंजुगेशन में, या क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं कंजुगेशन में। अब जो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है, इसमें जो कंजुगेशन होती है वो होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं इसके हाइपर कंजुगेशन की, नॉर्मली क्या होता है, डोनेशन होती है, डोनेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, या तो किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में, या तो किसी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल में। नॉर्मली जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैं बात कर रहा हूँ, या मॉलिक्यूलर हो सकता है, एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकता है। और या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेशन करेंगे, या किस में करेंगे, पाई स्टार ऑर्बिटल में, अगर हमारे पास कोई पाई बॉन्ड होगा अटैच। अब अगर हमें अब अगर सॉरी अगर अब अगर हमें इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे, या तो वो किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट होंगे, या किसी पार्शियली फिल्ड में होंगे, या किसी पाई स्टार में जा सकते। अब इसको हाइपर कंजुगेशन क्यों बताया गया है? देखो, अब अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास एनर्जी है, हम कहते थे ये सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, और हमारे पास यहाँ पे क्या होती थी, नॉन बॉन्डिंग, या हम बात कर सकते हैं कोई भी पी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, या क्या होगा, ये सिग्मा, ये पाई, ये नॉन बॉन्डिंग, ये पाई स्टार, और देन सिग्मा स्टार। और जब हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास होमो क्या है, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑक्यूपाइड जो होगा और हाईएस्ट इन एनर्जी होगा, उसको हम होमो कहते हैं। और जो लोअर इन एनर्जी होगा और अनऑक्यूपाइड, उसको हम लोमो कहते हैं। और हमने ये भी कहा था होमो की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए फॉर डोनेशन, एंड लोमो की एनर्जी कम होनी चाहिए फॉर एक्सेप्टेंस। फाइन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर्स जो जब मैंने एफएम अप्रोच पढ़ाया था, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर इस इंफॉर्मेशन बटन पे क्लिक कर सकते हो और वो वीडियो वहाँ से देख सकते हो। अब जो यहाँ पे मुझे बताना है वो ये कि इसको हाइपर कंजुगेशन क्यों बताया गया है। देखो, नॉर्मली अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात करेंगे, तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले डोनेट करते हैं, उसके बाद पाई, उसके बाद सिग्मा, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डेड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं समहाउ सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, तो ये डोनेट होते हैं, उसके बाद सिग्मा लास्ट में। अब जब हम हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहाँ पे, दे आर सेट एट लेस एनर्जी। अब जब लेस एनर्जी पे ये है, तो इनकी डोनर एबिलिटी क्या होगी,
कम होगी, तो इनका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, लेसर। दैट्स वाई अगर अब हमें बात करनी होती है कि कंजुगेशन, इसको नॉर्मल कंजुगेशन क्यों नहीं बताया गया, इसको हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं, बिकॉज इट्स समहाउ सिमिलर टू कंजुगेशन, दैट्स वाई इसमें एक वर्ड आ गया है कंजुगेशन। लेकिन जो इफेक्ट है वो क्या है, द इफेक्ट इज स्मॉलर। तो पहले आप एक स्टेटमेंट ड्रॉ करो जो मैंने किसके लिए बताया है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो आप ये स्टेटमेंट पहले राइट, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन इट्स एन स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन। देखो मैंने जो बताया था आपको, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है, इनसे हमें आइडिया किसका मिलता है, स्टेबिलिटी का। ठीक है, और स्टेबिलिटी से ही हमें पता चलता है फिर रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इट्स एन स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड, यूजुअली सी एच। मैक्सिमम केस से, मोर देन 90% केसेस में हम बात करेंगे किसकी, सी एच बॉन्ड की। यानी कि जो हमारे पास सी एच बॉन्ड है ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, मैक्सिमम केस में हम यही देखेंगे कि जो हमारे पास सी एच बॉन्ड है ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स, यूजुअली सी एच बॉन्ड विद एन एडजेसेंट एम्प्टी, या तो कोई ऑर्बिटल होगा इसके एडजेसेंट एम्प्टी ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल दिस। यहाँ क्या होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल, यानी कि हमारे पास कोई फ्री रेडिकल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स देगा, या और ए पाई ऑर्बिटल, कोई भी एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल, तो इसमें क्या होगा, पाई स्टार। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वो कुछ ऐसे होता है, इट्स एक्चुअली, इसकी जो मैचिंग सिमेट्री होती है डी ऑर्बिटल्स के साथ होती है। दैट्स वाई हम ज़्यादा जो पढ़ते हैं डी पाई पी पाई मिक्सिंग पढ़ते हैं, जब ऑलिफिन्स मेटल ऑलिफिन्स में ये पढ़ाऊंगा मैं, जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको ये अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमारा काम यहाँ पे इसका नहीं है। तो नॉर्मली हम पाई ऑर्बिटल को ऐसे शो करेंगे, या तो सिग्मा जो हमारे पास सी एच स्टेबलाइजेशन कहाँ पे होगी, पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे टू गिव एन एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो नॉर्मली जब हमने रेजोनेंस पढ़ी थी, जो ये नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड बनता था। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे भी जब हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी एक सम सॉर्ट ऑफ पाई बॉन्ड बनता है, वीक ही होता है लेकिन बनता है, तभी हमने एक्सटेंडेड वर्ड यूज़ किया है, दैट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। और ओवरऑल हम क्या देखते हैं, सिस्टम की स्टेबिलिटी। अब जो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है, यूजुअली हम क्या देखते हैं, सी एच बॉन्ड की हाइपर कंजुगेशन, ये कैसे सी एच बॉन्ड कैसे पार्टिसिपेट करता है हाइपर कंजुगेशन की। और बाकी जो हमारे पास 10% रहते हैं, क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन होगा, या तो ये किसी भी, या तो हम नॉर्मली ये ग्रुप यहाँ पे अटैच कराऊंगा आपको, या ये क्या हो सकता है, एम्प्टी या पार्शली फिल्ड, या क्या हो सकता है कोई भी पाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो या तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, या कोई भी एटम होगा जिसके साथ कार्बन ने क्या बनाया होगा, वीक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन हो सकता है, या लेड हो सकता है, या जर्मेनियम हो सकता है, कोई भी एटम जिसके साथ इसका वीक बॉन्ड हो, ताकि जो हमारे पास ये बॉन्ड हो ये इजीली क्या कर जाए, ब्रेक। अब आप बताओगे जो हमारे पास कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन सिलिकॉन, वाई। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दूंगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्ट्रांग हो जाए, ताकि मैं जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे वो हम साथ साथ निपटाएंगे। ठीक है, देखो नॉर्मली जो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, अब जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब जब साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। साइज इंक्रीज होने की वजह से अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, इसकी ओवरलैप क्या होगी, 2p ओवरलैप, जो कि क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू जो हमारे पास सिलिकॉन का होगा, फिर जर्मेनियम का होगा, और लेड का होगा, टिन का होगा, फिर लेड का होगा।
ठीक है। अगर अब हम बात करेंगे, ये तो सारे तो क्या है सिग्मा ऑर्बिटल्स, लेकिन अगर हम एनर्जी के वाइज करेंगे तो इट्स हायर इन एनर्जी। हायर एनर्जी तो डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, या हम ऐसे कह सकते हैं हायर एनर्जी तो वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि इसका जो ओवरलैप है ये क्या होगा 2p 6p, यानी कि वीक ओवरलैप होगा। तो वीक बॉन्ड होगा तो जल्दी टूटेगा। फाइन। तो कोई भी वीक बॉन्ड, वहां पे भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख से, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो वहां पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो वापस आते हैं हम अपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे। तो आपको इतना तो हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और आप ये स्टेटमेंट भी आराम से लिख सकते हो कि हमारे पास जो डिफरेंस है रेजोनेंस, या हम कॉन्जुगेशन की बात करेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इनमें और इनमें फ़र्क क्या है एक्चुअली, आप लिख सकते हो qualitatively hyperconjugation is similar to conjugation but smaller, that is to a lesser extent, because the sigma orbitals lies at lower energy than the pi orbitals or non-bonding orbitals. जो फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे बात करेंगे, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये इजीली पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, कंजुगेशन में। और जो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखूंगा, और जो हाइपर कंजुगेशन में क्या है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन क्या होगा टू द लेसर एक्सटेंट, विद द रिजल्ट जो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है वो रेजोनेंस से इफेक्ट कम दिखाती है, और जो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट, या हम कह सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि ये भी सॉर्ट ऑफ का कंजुगेशन दिखाता है, एंड देन उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। फाइन। इंडक्टिव इफेक्ट में भी नॉर्मली हम क्या करते थे, इंडक्टिव इफेक्ट में भी मोमेंट हम किसका देखते थे, मोमेंट ऑफ सिग्मा, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाइपर कंजुगेशन में भी हम किन इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स का होता है कि जो हाइपर कंजुगेशन है, अब हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा क्यों है। देखो, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते थे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एटम लिया था और इंडक्टिव इफेक्ट से हमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, लेकिन ये फुल्ली ट्रांसफर नहीं हो रहे थे ऑर्बिटल में। और जो हाइपर कंजुगेशन है इट्स एन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डायरेक्टली ऑर्बिटल में। और जो हमारे पास यहाँ पे ये H पॉजिटिव ऐसे ही रहता है, और हमारे पास कुछ ऐसे बनता है स्पीशीज। अब जो एल्कीन है हमारे पास, ये कंपैरेटिवली क्या होता है, स्टेबल होता है। अब क्वेश्चन है, अब हम इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रॉ व्हाट, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा क्यों है, और रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा क्यों है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फाइन। Why the term hyperconjugation? It arises from hyperconjugative forms that make small but definite contribution to the ground state of molecule, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब हम hyperconjugative structures को ड्रॉ कैसे करेंगे, hyperconjugative forms जिनको हम कहते हैं उनको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। अब उसके लिए हमें पता होनी चाहिए आइडिया अबाउट अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन क्या चीज़, देखो अल्फा पोजीशन को सीखने के लिए, अब अल्फा पोजीशन को सीखने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब भी हमारे पास कोई कार्बन चेन होगी, से फॉर एग्जांपल, और इस कार्बन चेन को मैंने एक ग्रुप अटैच किया, ठीक है। अब इस ग्रुप के जो एडजेसेंट में कार्बन एटम होता है, एडजेसेंट कार्बन एटम, इसको हम कहते हैं अल्फा पोजीशन। और
जो इसके इस अल्फा कार्बन पे जो ग्रुप्स अटैच होंगे उनको हम क्या कहें, अगर हाइड्रोजन अटैच है तो इनको क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। और जो उसके बाद ये एडजेसेंट ग्रुप अल्फा के एडजेसेंट होता है इसको हम बीटा कहते हैं, देन सिमिलरली इसको गामा कहते हैं, एंड देन सिमिलरली इसको डेल्टा कहते हैं। फाइन। अब जो ये ग्रुप है ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, फंक्शनल मॉइटी, इट कैन बी एनी फंक्शनल मॉइटी। हमारे पास ये अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है, ईस्टर ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, या हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, एल्कीन ग्रुप हो सकता है। ठीक है। अब जो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करने हैं हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स। अब उसके लिए हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो अल्फा बॉन्ड ही ब्रेक करता है। फाइन। या हम ऐसा कह सकते हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वो किससे होते हैं, इसी अल्फा बॉन्ड से। कुछ बुक्स ऐसा भी लिखते हैं कि जो मूवमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का बैक एंड थ्रू मूवमेंट, ऐसे ऐसे जो हमारे पास मूवमेंट होता है कुछ ऐसे होता है, या मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे ऐसे शेयर हुई होती है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में। फाइन। अब हम सीखेंगे कि हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कैसे ड्रॉ करेंगे एंड व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है। नाउ हाउ टू ड्रॉ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। पहले आप कुछ की पॉइंट्स लिखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट, हम किन किन कंपाउंड्स में हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं। कैन बी सीन इन कार्बोकेटाइंस। जब भी आपको कोई कार्बोकेटाइन दिखेगा तो वहां पे फ्री रेडिकल्स या एल्कीन्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही तीन होते हैं। बाकी कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी देखा गया है एट टाइम्स, लेकिन और वहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द बुक्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे जो लिखी गई है वहाँ पे आदि बुक्स दिखाते हैं कि ये हाइपरकंज अल्फा एच जो हमारे पास होते हैं ये हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं, आदि बुक्स नहीं लिखते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स है कुछ होंगे तो हम बाद में कर लेंगे इनको। तो मोस्ट ऑफ द, और अगर क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस इन्हीं तीनों पे आती है। एंड आइडेंटिफिकेशन शुड बी मेड ऑन द बेस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। नॉर्मली जब भी आपका हाइपर कंजुगेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको कहाँ देखना है, अल्फा हाइड्रोजन्स। या हम बात कर सकते हैं अगर अल्फा हाइड्रोजन्स देखें, या क्या करेंगे हम, कार्बन जो भी हमारे पास अल्फा टू किसी कार्बोकेटाइन में होगा या फ्री रेडिकल में होगा या एल्कीन में होगा, या तो यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, या क्या, कार्बन किसी भी एटम के साथ जिसके साथ ये वीक बॉन्ड बनाता है वो होना चाहिए। वहाँ पे क्या देखेंगे हम, हाइपर कंजुगेशन। एंड नंबर ऑफ अल्फा एच अल्फा हाइड्रोजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड उतनी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी। नाउ लेट्स सी हाउ वी ड्रॉ these structures. पहले हम केस लेंगे किसका, कार्बोकेटाइन का। मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है एंड इट हैज हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। अब देखो हमने क्या कहा, हाइपर कंजुगेशन में क्या होती है, सी एच स्टेबलाइजेशन। जो हमारे पास ये सी एच बॉन्ड है इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये एम्प्टी ऑर्बिटल में जाके इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज। ठीक है। अब हम इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो पहले क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये सी एच बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके हमारे पास जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे मिलेगा, CH2, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे H पॉजिटिव ही रहेगा, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा हमें।
नाउ क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो, क्योंकि जो हमारे पास H पॉजिटिव है ये इंटैक्ट ही है मॉलिक्यूल के साथ, ये हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव बाहर नहीं निकला है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन और H पॉजिटिव के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, तभी हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो भी लोन पेयर या पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व होती है, उसका क्या बन जाता है, बॉन्ड, राइट, उसका बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे क्या है, कोई बॉन्ड नहीं बना, देयर इज नो बॉन्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, नो बॉन्ड रेजोनेंस। फाइन। अब सिमिलरली हमारे पास जो ये वाला प्रोटॉन है, जो हमारे पास अब ये वाला प्रोटॉन है, सिमिलरली ये क्या करेगा, ये भी ऐसे ही रेजोनेंस शो करेगा। अब आप बताओगे, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे इसके प्लेन में था, एडजेसेंट टू दिस प्लेन, तो यहाँ पे तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी। अब ये कैसे देगा, जो हमारे पास ये कार्बन एटम है, इट्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसकी वजह से देयर इज ए रोटेशन अलोंग व्हाट, सिंगल बॉन्ड। अब रोटेशन होने की वजह से अब ये वाला हाइड्रोजन है, अब ये यहाँ पे आएगा, और हम इसको दिखा सकते हैं कुछ ऐसे। अब क्या होगा, अब ये वाला हाइड्रोजन जो ये वाला CH बॉन्ड है, अब ये ब्रेक कर जाएगा, और हमारे पास जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे मिलेगा, CH2 and this proton, right? अब सिमिलरली ये वाला प्रोटॉन भी क्या दिखाएगा, हाइपर कंजुगेशन, और हमारे पास जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे मिलेगा। अब अगर मैं बताऊं आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है, और तीसरा कौन सा है, ये। नाउ वी हैव, हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन गए, क्योंकि हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, जिसकी वजह से हमारे पास कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया हमने, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब अगर आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, एंड नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, number of hyperconjugating structures is directly proportional to what, is directly proportional to number of alpha hydrogen। और अगर आपको बताया जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस 1। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, टोटल हमारे पास इस मॉलिक्यूल के कितने स्ट्रक्चर्स है, 4, एक तो ये है, और 3 क्या है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। फाइन, तो ये हमने देखा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसमें, कार्बोकेटायन में। अब हम देखेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे हम ड्रा करते हैं फ्री रेडिकल में। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है जिसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, जिसके पास हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। अब इसमें हम कैसे ड्रा करेंगे, देखो, हम इन अल्फा हाइड्रोजन्स को ऐसे लिखेंगे, एंड इस वाले रेडिकल को ऐसे लिखेंगे। क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एंड जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे मिलेगा। क्योंकि ये हाइपर कंजुगेशन है, तो हमारे पास जो ये रेडिकल है ये इंटैक्ट ही रहेगा मॉलिक्यूल के साथ, और हमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा। अब अगर ये हाइड्रोजन देगा तो कैसे हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक और
हम इसको मैं अब यहाँ पे ही दिखाऊंगा। जो हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, अब हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा। एंड अब अगर ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला CH बॉन्ड अगर पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कंजुगेशन में, तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला। तो अगर अब हम देखेंगे कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, एंड टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, number of hyper conjugating structures is equal to 3, and total number 3 plus 1 is equal to 4। ठीक है। अब हम देखेंगे एल्कीन के केस में। इस वक्त क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एल्कीन या ओलिफिन ग्रुप है, और हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3। अब जो हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो भी कितने बनने वाले हैं, 3। और वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स अब कैसे दिखाएंगे हम, जो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, CH electrons, how CH stabilization with pi star takes place। आप देख सकते हो कि जहाँ पे जो हमारे पास पाई स्टार है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, CH बॉन्ड की वजह से पाई स्टार में। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएगी और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये क्या कर जाएगा, ब्रेक। लाइकवाइज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको, जैसे ही ये ब्रेक कर जाएगा, हमारे पास जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे मिलेगा हमें, CH and CH2 माइनस। सिमिलरली अब अगर हमारे पास जो ये वाला प्रोटॉन लूज करेगा, सॉरी हम ऐसे कह सकते हैं, अगर ये स्टेबलाइजेशन होगी इस CH बॉन्ड की, लूज नहीं करता है क्योंकि ये प्रोटॉन वहीं पे इंटैक्ट होता है मॉलिक्यूल के साथ ही। और हमें सिचुएशन जो है अब कुछ और हमें जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे मिलेगा। सिमिलरली जब हमारे पास ये वाला प्रोटॉन लूज होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं जब ये स्टेबलाइजेशन होगी, जब हमारे पास ये वाली CH स्टेबलाइजेशन होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जाएगी, पाई स्टार में, तो उस वक्त क्या होगा, हमारे पास जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ऐसा सा मिलने वाला है। फाइन। तो इसके पास भी हमारे पास कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 3, बिकॉज 3 अल्फा हाइड्रोजन से 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको बताया जाए कि टोटल कितने होंगे, तो टोटल हमारे पास 3 + 1 = 4। तो ये हमने देखे कि कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स और एल्कीन के केस में जब हमारे पास एडजेसेंट अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं तो कैसे हमारे पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब हर बार आपको हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी होगी, अब आप स्टेबिलिटी बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अब आप स्टेबिलिटी बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी क्या नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, उतनी क्या ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब अगर आपको मैं बताऊं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस क्या होगा इसमें, तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जो हमारे पास ए में है, इसमें क्या है, जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है इसके एडजेसेंट में ये वाले अल्फा कार्बन है और इसके पास 3 H हैं, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास भी 3 H और ये भी अल्फा कार्बन, विच इम्प्लाइज हमारे पास कितने हैं, 9 अल्फा H। और इस वाले में हमारे पास कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा H। एंड इसमें कितने हैं,
3 अल्फा H। तो हमने क्या कहा था, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, विच इम्प्लाइज जो हमारे पास ऑर्डर है वो कुछ ऐसे होने वाला है। फाइन। देखो यहाँ पे भी क्या बताया है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ओलेफिन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओलेफिन है यानी कि एल्कीन है, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसके पास कितने हैं, जो ये ओलेफिन तो ये है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या हमें जो एडजेसेंट में होते हैं, तो यहाँ से भी अल्फा, यहाँ से भी अल्फा, यहाँ से भी अल्फा है, तो यहाँ पे कितने हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा, तो टोटल कितने हैं 7 अल्फा। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा, 3 अल्फा, 2 अल्फा, 2 अल्फा, 3 + 3 6, 6 + 2 8 + 2 10 अल्फा H। एंड यहाँ पे कितने हैं, हाउ मेनी अल्फा H था, 4 अल्फा। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताएंगे, ये अगर हमारे पास A है, ये B है, ये C है, तो हमारे पास B में ज़्यादा है 10 अल्फा H, तो B A देन C। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, हमें क्या बताना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब क्या करेंगे हम, क्या इसमें कोई अल्फा एच है, क्योंकि हम हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फा एच पहले देखेंगे। यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, यहाँ पे भी कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बराबर बनाए हैं, इट मीन्स इसमें कोई अल्फा एच नहीं है। तो जो स्टेबलाइजेशन हो रही है वो क्या हो रही है, रेजोनेंस से। तो यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है। और हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा है, और वो किससे ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा एच से और प्लस क्या है, रेजोनेंस, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रही है और हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है। यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा एच और 6 अल्फा एच प्लस रेजोनेंस, तो रेजोनेंस भी हो रही है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है। यहाँ पे क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन से तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो रही है। देखो रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस तीनों में कॉमन है। अब रेजोनेंस के इफेक्ट को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट, क्योंकि तीनों में कॉमन है तो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 0 अल्फा एच, तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर क्या है, ये रहेगा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी तो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस इलेक्ट्रोफाइल किस मॉलिक्यूल में जल्दी अटैक करेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अटैक वहीं पे करेगा जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। अब नॉर्मली हमने पढ़ा है जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से ज्यादा होता है, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है कहीं पे, रिंग की तरह। देखो जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और जब हम अब अगर हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम देखेंगे, जो हमारे पास अगर हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, कौन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे क्या करेगा, लेस शो। तो ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमारे पास टर्शियरी ग्रुप है यहाँ पे, तो ये क्या इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, डी सी बी ए। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हमने और क्या पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो जो यहाँ पे क्या है, ये एल्कीन ग्रुप है। अब हमें क्या देखना, किसी की ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा एच हैं, यहाँ पे कितने हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, याद रखो ये बीटा है, ये अल्फा है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा एच, तो यहाँ पे कितने हैं, 1 अल्फा एच, यहाँ पे क्या है, 0 अल्फा एच।
तो ऑन द बेस ऑफ अगर हम अल्फा एच की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कौन सा ज्यादा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा एच हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक एक करके क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में दे रहे हैं, पाई स्टार में। जब पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा और अटैक कहाँ से, किस पे करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ए बी सी डी, यानी एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ व्हाट वी सॉ फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन हमें पता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा वाला होगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब हमें बताना है ए और बी में, ये हमारे पास ए है और बी, हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होते, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको एक और बात बताई, यहाँ हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ क्या हम देखते हैं, कोई भी कार्बन के साथ कोई भी क्या होना चाहिए, अगर वीक बॉन्ड होगा तो वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट इन व्हाट, हाइपर कंजुगेशन। अब यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, अब इसको कौन करेगा स्टेबलाइज, ये सी एच। तो यहाँ पे कितने हमारे पास अल्फा एच हैं, यहाँ पे 2 अल्फा। अब यहाँ पे भी कितने अल्फा एच हैं, यहाँ पे भी 2 अल्फा एच। तो स्टेब अब फर्क कहाँ पे, यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, SiMe3। तो जो बॉन्ड है कार्बन और सिलिकॉन के दरमियान है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। और जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बन सिलिकॉन की, तो कार्बन सिलिकॉन से, तो विच इम्प्लाइज ये हमारे पास वीक बॉन्ड है। तो जो हमारे पास हाइपर कंजुगेशन है, देखो ये प्रोटॉन, जो ये हाइड्रोजन, जो हमारे पास ये सी एच स्टेबलाइजेशन, ये दोनों में क्या है, सेम है। अब एक्स्ट्रा किसमें, ये तो हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये वाला इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये क्या है, वीक बॉन्ड। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास जो स्ट्रक्चर है स्टेबल है, कार्बोकेटाइन स्टेबल है, वो कौन सा है, ए ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या, SiMe3 ग्रुप पार्टिसिपेट करता है किसमें, पार्टिसिपेट्स इन हाइपर कंजुगेशन। More precisely, we can say carbon SiMe3 group. फाइन। अब देखो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे हमें क्या देखने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो कैसे देखेंगे हम, डायरेक्टली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा नहीं है क्योंकि ये क्या है, सिलिकॉन है, और हमें क्या देखना है, कार्बन। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस जो कि हमारे पास SiMe3 कार्बन, SiMe3 ये भी पार्टिसिपेट किसमें करता है, हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास स्टेबिलिटी है, कैसे देखेंगे, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस इसमें क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब जो इफेक्ट है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन क्या क्या होगा, सेम होगा। अब बात आती है, इसमें क्या एक अल्फा हाइड्रोजन रहता है, और इसमें कौन सा रहता है, जो हमारे पास अल्फा पे क्या है, अगर ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इसके पास क्या है, ये भी अल्फा ही है, क्योंकि अगर हम इसको खोल के देखेंगे ये कुछ ऐसा है, SiMe, ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा एच अल्फा सिलिकॉन, क्योंकि ये वाला अल्फा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, ये क्या है,
कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली अटैच है। देखो अब इसकी स्टेबिलिटी कैसी थी, क्योंकि यहाँ पे दो अल्फा एच और दो अल्फा एच का क्या होगा, इफेक्ट सेम होगा। अब बात आती है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है और ये SiMe3 है। देखो इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे बताते हैं, जब हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, कौन सा वाला, ये वाला, तो हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है Me3Si प्लस कुछ ऐसे बनेगा। एंड जब हमारे पास यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा, CH2H प्लस होगा और हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब अगर हम देखेंगे जो हमारे पास SiMe3 ग्रुप है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल देन व्हाट, H प्लस। जब ये भी देखो, यहाँ पे भी H पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा, ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप को कितने मिथाइल स्टेबलाइज कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को 3 मिथाइल स्टेबलाइज कर रहे हैं। विद द रिजल्ट इट implies that this is more stable than this। अब आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, तो क्या लिखोगे आप, B is more stable than A because when C carbon SiMe3 participates in hyperconjugation, SiMe3 group is formed which is more stable than H positive। ये इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो नॉर्मली अगर आप क्या देखोगे कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है एंड इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से कौन सा स्टेबल होना चाहिए था, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड हमारे पास जो ऑर्डर है ए होना चाहिए था बी, बट एक्चुअल क्या है, जो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल है बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन है, इस इफेक्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे। अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, एक कंबाइंड असाइनमेंट, एक कंबाइंड असाइनमेंट में आपको करवाऊंगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है।